नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में 1000 बूथों पर जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों का पत्रक बांटा गया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने अपने गांव कटाई के बूथ पर घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल 19 मार्च को पूरा हो गया था। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए भाजपा के द्वारा व्यापक कार्यक्रम 19 से 26 मार्च तक चलाया जा रहा है। उसी क्रम में 25 और 26 मार्च को प्रत्येक बूथ पर जनसंपर्क कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटा जाना है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को 1000 बूथों पर वहां निवास करने वाले भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं घर घर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों से संबंधित साहित्य वितरित कर उन सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों ने कई दशकों में जो विकास उत्तर प्रदेश में नहीं किया, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 वर्षों में ही कर दिखाया है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र से खबर है, जहां धरौरा गांव में शनिवार को लगभग 12 बजे के बीच दो पक्षों में कुछ दिन पूर्व एक भैंस खरीदने को लेकर विवाद हो गया था। और इसी विवाद में आरोप है कि सोनू फहद के घर पर चढ़कर अवैध असलहे से फायर कर दिया, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न और गहरा हो गया। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके से 3 खोखा खाली बरामद किया है। जीनपुर कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। कोतवाल हेमेंद्र सिंह ने कहा है कि गोली चली है, जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक मिनट, क्या नाम है? फहद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? धरारा। अच्छा, घटना क्या हुई थी, क्या हुआ? वो आया था बाइक से और रेंजर थी, काले कलर की थी। आया था, यहीं पे खड़ा था और कड़े वहाँ से गोली मारा है। मैं इस तरफ सुता था। सोए थे? हाँ, फिर मैं उठ गया। कितनी देर तक रहा वो? वही 5 मिनट तक। क्या फायरिंग किया? आवाज़ कितनी सुनी है? 3। और 3 ढक्कन भी मैंने दिया पुलिस को। अच्छा, फिर रास्ते में चलाते हुए क्या? हाँ, ये नहीं पता। क्या मामला क्या था? दुश्मनी क्या थी? क्या मामला था उनसे? भाई से इसका करे लेना देना, तो उसी पे करे हुआ था। इससे पहले भी वो कई बार आया था क्या? पहली दफा एक बार आया था बस, फिर करे दूसरी दफा आया। इससे पहले भी आया था? उसका बाप भी था और वे भी था। आज? और जो आज कितने और लोग? अफसर चाबी थे, ये यहाँ पे उसका घर है। कितने लोग पहचान पाए? क्या लोग आए थे आज? हाँ, आज तो अकेला आया था और इंडिया से। ऐसा तो हमारे लिए हम बोलिए। जिले के कोयलसा ब्लॉक के अंतर्गत एक डंगी जफरा मऊ ग्राम में एक महिला काफी दिनों से तिरपाल डालकर अपना जीवन यापन कर रही है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात या ठंडी, कई वर्षों से तिरपाल में ये महिला जीवन यापन कर रही है। इस गांव के प्रधान अनिल है। प्रधान के यहाँ महिला के पति ने 5 सालों से कई बार आवास के लिए चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें हिला हवाली मिली। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि प्रधान ने उन्हें हमेशा यही कहा कि क्या हम अपने घर से बनवा दें, बाकी जो अपात्र थे उनको प्रधान ने आवास दिला दिया। ना ही मेरे पास खेती है और ना ही रहने के लिए घर है। मेरी औरत मुंह गूंगी है, एक बच्चा है जिसके साथ में और मेरा परिवार तिरपाल में इस कड़ाके की धूप में जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार सेक्रेटरी भी आए पर देख कर चले गए। क्या है? अब इसी में एक सवाल उठता है कि क्या यही सरकार जहां पात्रों को आवास देने की बात करती है, तो वही पात्र लोगों को आवास नहीं मिलता है। ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अक्सर सरकार की मंशा पर पानी फेरते दिख रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश। किस गांव के रहने वाले? जफरा मऊ। प्रधान कौन आपके? अनिल प्रधान। कहाँ के हैं वो? सरवनपुर। आप लोग अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं? ओ, आप अपना कहाँ करते हैं? यहीं पे? सब यही करते हैं। हाँ। मकान वकान नहीं आपके पास है? नहीं, मकान हमारा नहीं है। प्रधान के पास गए थे? हाँ, गए थे। कितने दिन से दौड़ रहा है? अरे 5 साल से। क्या बोलते हैं वो बोले क्या अपने घर से देंगे हम? हाँ, हम तो करवा दिए। हाँ। और खेती बाड़ी पर है आपके पास? नहीं साहब, खेती बाड़ी नहीं है। इसी में जीवन यापन करते हैं? हाँ, यही में। ये आपकी औरत है? हाँ, हमारी औरत है। गूंग है? गूंग है। अच्छा, आपकी समस्या का समाधान 5 साल में नहीं हो पाया? नहीं साहब, कुछ नहीं। सेक्रेटरी वेक्रेटरी कोई आया था? आया था, चक्कर के लग गया। कुछ नहीं किया, बोला कि मैं तो कर दिया। बरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? सब इस बरसातों में इसी में पन्नी डाल के रहे हैं। हाँ।
बाकी और कोई आपके पास मकान नहीं है? नहीं साहब, ये है पर्दार के। चलिए ठीक। आवास मिल गया है, किसको है? वो गांव में मिल गया है। क्या जिसके पास मकान था उसको भी आवाज़ दे दिया क्या? हाँ हाँ, कौन दिया आवाज़? अनिल प्रधान है। हाँ। आप एकदम पात्र, आपको आवाज़ मिल गई? नहीं, हमको नहीं मिला कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है जाने पर? उल्टा सीधा नहीं बोलता है। हाँ। क्या बोलता? भाई कहता मैं 2 दिन 3 दिन क्या कह लेता हूँ, क्या मैं अपने घर से दूंगा? अच्छा। हाँ। ये नहीं पूछे जी जो अपात्र था उसको कैसे मिल गया? नहीं साहब, ये तो नहीं पूछे। चलो। अम्बेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वाट टीम प्रभारी और उनके हमराही सिपाही पर देर रात हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात मृतक युवक के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिन में ही तहरीर देने के बावजूद पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आनाकानी की जा रही थी, जिससे नाराज परिजनों ने रात पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव लेने से इनकार कर दिया और कहा जब तक पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तब तक हम शव लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी बीच AIIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। PM हाउस से लेकर कोतवाली तक घंटों हंगामा हुआ। AIIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। उनकी मांग थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी की जाए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। जिले की स्वाट टीम आजमगढ़ जनपद से मृतक जियाउद्दीन को लेकर आई थी, जहाँ उनकी कस्टडी में तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने और शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIIM के पार्टी के, सुनवाते हैं आपको। सर, ये इन लोग की मांग थी कि FIR दर्ज किया जाए, क्या हुआ इसमें? इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोग की मांग गिरफ्तारी की, मैंने कहा जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसके बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन लोग की मांग गिरफ्तारी की, मैंने कहा जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले जियाउद्दीन साहब फूलपुर विधानसभा के हाजीपुर कुदरत के रहने वाले, उनको SOG अकबरपुर की टीम ने उठाया वहाँ से और ला करके यहाँ पर इतना उनको प्रताड़ित किया कि उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद यहाँ के जो SP हैं वो लिपापोती कर रहे हैं। आजमगढ़ SP से बात किया, SP कह रहे हमें नहीं मालूम। DGP से बात किया, कह रहे SP से बात करो। SP से बात किया, कह रहे CO से बात करो। इसका मतलब है कि इन लोगों ने अपहरण किया। उनके घर वालों को फ़ोन करके 1,20,000 रुपया भी मांगा इन लोगों ने, पैसा भी लिया इन लोगों ने। ये क्या है? पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आगामी त्योहार होली, शबे बारात व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व SP सिटी पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में समस्त चौकी प्रभारी द्वारा पूरे आजमगढ़ सिटी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत चौकी प्रभारी रोडवेज द्वारा चेकिंग पॉइंट घंटाघर चौराहे पर, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान द्वारा चेकिंग पॉइंट स्टेडियम तिराहे पर, चौकी प्रभारी पहाड़पुर द्वारा चेकिंग पॉइंट पहाड़पुर तिराहे पर, चौकी प्रभारी बलरामपुर द्वारा चेकिंग पॉइंट बिलरिया की चुंगी और चौकी प्रभारी बदरका द्वारा चेकिंग पॉइंट पुराने सब्जी मंडी चौराहे पर व चौकी प्रभारी अलवल द्वारा चेकिंग पॉइंट शंकर जी फुआरे पर व चौकी प्रभारी सिविल लाइन द्वारा रैदपुर तिराहे पर व चौकी प्रभारी कचहरी द्वारा चेकिंग पॉइंट काले चौरा तिराहे पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसके दौरान पुलिस उन गाड़ियों पर कड़ी नज़र बनाई हुई थी जो गाड़ियां पंचायती चुनाव के पोस्टर अपने गाड़ियों पर ला करके घूम रहे थे, उनको चेतावनी दी और कईयों के फिल्मों से उतरवाया गया और आगे इस तरह की वार्निंग दी गई कि आइंदा से अगर पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आजमगढ़ के शहर के विभिन्न क्षेत्रों से है, जहां पर SP के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, वो भी आगामी त्यौहार होली व शबे बारात व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत। आजमगढ़ में पुलिस कार्यालय के विशेष जांच प्रकोष्ठ में तैनात आरक्षी दिलीप भारती ने दुराचार पीड़ित बालिका के अनुदान की फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में रिश्वत के तौर पर रुपए की मांग कर रहे थे। पीड़ित शिकायतकर्ता प्रेम कुमार ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर की शाखा में दर्ज कराया था।
एंटी करप्शन की टीम शनिवार को गोरखपुर से आजमगढ़ आई। इधर पीड़ित पक्ष पुलिस कार्यालय में तैनात आरक्षी दिलीप भारती को ऑफिस के बाहर बुलवाया। विशेष जांच प्रकोष्ठ में कार्यरत सिपाही दिलीप भारती कुंवर सिंह उद्यान के पास पहुंचकर रुपए के लेन देन कर रहे थे। जैसे ही 20,000 रुपये रिश्वत लिया, तभी एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते समय सिपाही को दबोच लिया। पकड़े गए सिपाही को टीम लेकर सर कोतवाली आई है। एंटी करप्शन की टीम सिपाही से पूछताछ कर रही है। क्या नाम तुम्हारा? और मेरा नाम दीपक है। जो आरक्षी दिलीप कुमार जी हैं, बार बार इनको फोन करके परेशान करते थे और पैसे की डिमांड करते थे। जो इनका एक थाना जीएनपुर में एक मुकदमा दिखाया गया था SC/ST का और जो दुष्कर्म का था, उसमें जो सरकारी समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनुदान आता है, उसी को अनुदान को दिलवाने के लिए दिलीप कुमार जी बार बार फोन करते थे और उनको परेशान करते थे, पैसे की डिमांड करते थे। जब पहली किस्त, जब इनके खाते में पहली किस्त 2.5 लाख की गई, तभी से ये बार बार फोन करके 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। फिर जब प्रेम कुमार इनसे परेशान हो गए एक आदमी को, तो इन्होंने इनके घर पे भेज दिया था पैसे लेने के लिए। फिर प्रेम कुमार ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है और ये धमका रहे हैं, बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं टाइम और घर पे आदमी को भेज रहे हैं। तो मैंने इनसे बात किया, तो इन्होंने मुझसे बात किया, 25,000 मांग रहे थे और मुझसे इन्होंने बातचीत करते हुए 20,000 पे मामला डन किया था। फिर हमने सामाजिक प्रयास संगठन की तरफ से और आशीष गुप्ता जी की तरफ से हमने संपर्क किया कि भाई साहब ये लोग परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और फिर आशीष गुप्ता जी और जो सामाजिक संगठन प्रयास है, उन लोगों की मदद से हम लोग एंटी करप्शन गोरखपुर पहुंचे और फिर उनकी मदद से हमने जाल बिछाकर इनको रंगे हाथ लेते हुए पैसे लेते हुए पकड़ा आरक्षी दिलीप कुमार को। और जो इनके साथ एक SP कोतवाली में ही एक जो नरेश कुमार जी हैं, तो इनके दारू पीकर आए थे और इनके बचाव में आए थे और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और मुझे धमकाया भी कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक उनका नाम नरेश कुमार मलिक है। चलो ठीक। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि एक तरफ चीफ जस्टिस आपत्तियों की सुनवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए काम करना चाहिए और बिना आपत्तियों के निस्तारण की अधिसूचना नहीं जारी होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि सरकार एक तरफ 1995 के तहत आरक्षण की बात करती है, तो दूसरी तरफ 2015 के हिसाब से आरक्षण की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि जितनी आपत्तियां वर्ष 1995 के आरक्षण के मामले में आई है, उससे ज़्यादा आपत्तियां वर्ष 2015 के हिसाब से आरक्षण लागू करने पर आ गई है। उन्होंने भी कहा कि आपत्तियों का बिना निस्तारण नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि चुनावी रंजिश बहुत खतरनाक होती है और सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए मामले को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जो अधिसूचना प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है वह चैलेंजेबल है, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड किया और ट्रिपल बेंच थी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जब यहाँ सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था, चल रहा था, और उससे पहले तुरंत पहले उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज इलेक्शन को लेकर अधिसूचना जारी कर रहा था, जो कि कंट्रोवर्शियल था, जो कि चैलेंजेबल है कि जब यहाँ सुनवाई चल रही थी तो इतनी क्या ऐसी जल्दी थी। ये गलत था, पूरी तरह से आर्बिट्रेटरी था। और दूसरी बात, जिस तरह से आपत्तियों की बात आई, आपत्तियां जब कोई व्यक्ति लेके जा रहा है आपत्ति करता, तब उसी समय उससे कह दे कुछ नहीं होना, वो तो सब डिसमिस हो जाएंगी। इस तरह से ये अलोकतांत्रिक है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए। पंचायत राज सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी मजबूत इकाई है, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। और इन सब के बावजूद जब पंचायती राज एक्ट का कहता है 243D आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 243K कहता है, जब 243 की रिजर्वेशन ऑफ सेक्शन 1 सीट शैल बी रिजर्व फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट बाई रोटेशन, अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय रोटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अदर सब रूल्स, जब इनके तहत है और इस पर बहस हो रही है, उसके बाद आपत्तियों को आपको निपटाना पड़ेगा। हुआ क्या, जब 1995 में पहले आधारित बनाया इसको, तब भी उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उसको स्वीकार किया। एक पिटीशन उच्च न्यायालय में फाइल होती है, 2015 को आधार माना जाता है। जब 2015 को आधार माना, उसके बाद मानी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आती है, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हाँ ठीक है, 2015 को बेस बना लीजिए, पहले का 1995 को बेस बना लीजिए, फिर 2015 को भी बेस बना लीजिए। अब यहाँ कैबिनेट फाइल कर दी, लेकिन कोई उनकी ओपिनियन नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं कि अरे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ मामला है और आप उस
उसमें लापरवाही बरत रहे हैं। आपत्तियों का निपटारा करना पड़ेगा आपको। मैं एक उदाहरण दिया, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण दिया कि आपत्तियां पहले प्रयागराज में 1995 को लेकर प्रयागराज जिले में 900 आपत्तियां थी, 2015 को बेस बनाया तो 2000 आपत्तियां दाखिल हुई। लखनऊ में 671 पहले आपत्तियां थी, फिर 1000 आपत्तियां हुई। बाराबंकी 537, अब 936। बहराइच में 357 थी पहले, अब 704 हैं। मेरठ में 475 थी और ये हुई 907। गोंडा में फिर 917, बढ़ती चली गई। तो आपत्तियों को आप बिना निपटारा किए ऐसा यदि करते हैं, आर्बिट्रेटरी ढंग से करते हैं, तो वो लोगों की शांति का हनन है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। आपको लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा रखनी पड़ेगी। जनता की सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखेगी, जिससे शांतिपूर्वक वातावरण रहे, गांव ग्रामीण परिवेश शांतिपूर्वक रहे और वहाँ आपसी भाईचारे के साथ चुनाव हो। कई मामलों में देखा गया है चुनावी रंजिश बहुत खतरनाक हो जाती है, जो कि नहीं चाहिए। सरकार को बचना चाहिए कि किसी तरह की चुनावी रंजिश ना हो। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भेज दिया कि वहाँ उस पर हो, आगे सुनवाई वहाँ हो। हाँ, जो अधिसूचना जारी है वो चैलेंजेबल है, वो यहाँ चैलेंज की जा सकती है। आजमगढ़ जनपद में आगामी त्योहार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आजमगढ़ की प्रशासन अलर्ट हो गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चला करके अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत आज थाना कोतवाली की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो 100 ग्राम भारी मात्रा में नाजायज गांजा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, आगामी ग्राम में प्रधान के चुनाव के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार चेकिंग चलाया जा रहा था। इसी दौरान हर्रा की चुंगी तिराहे से एक संदिग्ध व्यक्ति के शक होने पर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में नाजायज गांजा बरामद किया गया है। राजधानी लखनऊ में गजानन फाउंडेशन द्वारा एसटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में रंगों के पर्व होली पर बच्चों में पिचकारी, गुलाल व मिठाई वितरण कार्यक्रम की कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय अवस्थी ने सभी बच्चों को गुलाल व पिचकारी वितरित कर होली पर उन्हें इसी गुलाल का प्रयोग कर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए होली मनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर प्रबंधक सर्वेश कुमार द्विवेदी एवं शिव देवी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के प्रबंधक रेखा शुक्ला, उपाध्यक्ष सरोज शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष अरूप मिश्रा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को मिष्ठान वितरित कर कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया गया। गजानन फाउंडेशन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक तरीके से इस कोविड काल में एक इस तरीके की मुहिम चला करके विद्यालय या समाज में जा करके और इस तरीके से बच्चों को अवेयर करना। होली त्यौहार है, ज़रूर उसको मनाना है और सभी लोग पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये एक विशेष होली का त्यौहार इस साल हमको प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि बच्चों का किस तरीके से उनको इस होली में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने आप को बचा करके रखना है। जो पैंडेमिक फैल रहा है, अभी फिर कुछ समस्याएं सुनने में आ रही हैं, इसके तहत त्यौहार बच्चे मनाएं लेकिन वो सुरक्षित रहें। इस तरीके की पहल जो गजानन फाउंडेशन ने की है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूँ उनका और शुक्रगुजार हूँ। और मेरे हिसाब से इस तरीके से जो ये कार्यक्रम समाज के लिए, समाज के हित में चलाते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम इसी तरह चलते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। जैसे कि पिछली बार कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय 3-4 जगह हरदोई, लखनऊ, रायबरेली और सीतापुर जैसे ज़िलों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद होली और दीपावली पे जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे ईद हो, होली, दीपावली, सब में हम लोग इस तरीके का वितरण और कार्यक्रम करते हैं। और इसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विशिष्ट सलाहकार, विधिक सलाहकार, इनके साथ साथ जो स्कूल के प्रबंधक महोदय या जो उनका टीचिंग स्टाफ होता है, उनका विशेष सहयोग रहता है हमारे कार्यक्रमों में। जैसे कि आज हमारे साथ अजय सर बैठे हैं, एसडी कॉन्वेंट स्कूल के जो
प्रिंसिपल हैं और हमारे इस दुबग्गा क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम है स्कूल का और इनके टीचिंग स्टाफ का। तो उस हिसाब से इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, बच्चों को बुलाया, बच्चों को सब कोविड-19 के दिशा निर्देश देकर और उनका अनुपालन करा के यहाँ जो रंग पर्व जैसा कि होली है उस पर रंगों का वितरण किया, मिठाई का वितरण किया और छोटे छोटे बच्चों को पिचकारी का वितरण किया गया। इसमें इनका काफ़ी सहयोग रहा और हमारे स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में गजानन फाउंडेशन ऐसे ही अपना काम करती रहेगी।